हेलो। तो वेलकम। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बैक प्रोपगेशन जो डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने का एक की एल्गोरिदम मेथड है, वो कैसे काम करता है, और हम इसे स्टेप बाय स्टेप काफी डिटेल में हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब इस लेक्चर के पहले, अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, तो इस कोर्स का सीरीज पहले एक व्हाट आर न्यूरल नेटवर्क्स इसके पहले आता है, और वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। और उस लेक्चर में हम बेसिक आउटलाइन आपको देते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं, और उन्हें ट्रेन करने का क्या मतलब है, एंड सो ऑन। तो अगर आप न्यूरल नेटवर्क से बिल्कुल परिचित नहीं हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाके वो लेक्चर भी देखें इसके पहले या इसके बाद, ताकि आपको वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा और समझ में आ जाए। ऊपर से, वैसे तो इस लेक्चर में मैं काफी डिटेल में वो पीसेस समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव्स पूरी तरह याद नहीं है, तो जो रेलेवेंट है वो मैंने इस डेरिवेटिव बेसिक्स वाले लेक्चर में कवर किया है। और फिर चेन रूल है, जो एक मैथ डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन का रूल है, जो बैक प्रोपगेशन का की पीस है, का मूलाधार है। तो अगर आपने वो अगर आपको वो याद नहीं है, वैसे तो अगेन क्विकली मैं यहाँ इस लेक्चर में कवर करूंगा, लेकिन अगर आपको उसको थोड़ा और डिटेल में सीखना है, उसकी बारीकियां जाननी है, तो चेन रूल पे जो लेक्चर हमने पोस्ट किया है, जो मैथ फॉर एआई वाले सीरीज में है, वो आप जाके जरा वो भी चेकआउट कर लें। उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। ठीक है, तो चलिए। तो अब पहला पॉइंट है, जैसे मैंने बताया, जो बैक प्रोपगेशन है वो न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने का एक तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क क्या है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और जैसे हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी कवर किया है, बेसिकली न्यूरल नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। उन फंक्शंस को न्यूरॉन्स हम बुलाते हैं, और वो जो न्यूरॉन्स है एक लेयर के रूप में सेटअप किए जाते हैं। तो एक इनिशियल इनपुट है, जहां से जो डेटा है वो आता है। फिर वो डेटा जो है अगले लेयर में जाता है। वो हर न्यूरॉन में कोई ना कोई कंप्यूटेशन होता है। फिर वो जो न्यूरॉन का कंप्यूटेशन है, न्यूरॉन जो वैल्यू को ढूंढ लेता है, कंप्यूट कर देता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए। फिर उस वैल्यूज को अगले लेयर के न्यूरॉन्स में पास किया जाता है। और ये एक एग्जांपल है एक फुली कनेक्टेड नेटवर्क का, जिसका मतलब है कि हर न्यूरॉन से आउटपुट अगले लेयर के हर न्यूरॉन में हर आउटपुट जाता है, और आगे कोई जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो यहाँ से इनपुट आता है, जो आपका डेटा है वो यहाँ से आगे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर आगे जाता है, और फाइनली आपको एक आउटपुट यानी कि एक प्रिडिक्शन मिलता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये डेटा क्या है जो इनपुट होके आ रहा है, और ये आउटपुट प्रिडिक्शन क्या है। तो सिंपल बात है, आपको फॉर एग्जांपल एक इमेज में से गाड़ी ढूंढनी है, तो ये फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज होता है। तो आप इसमें गाड़ियों के इमेज इनपुट में देंगे, और वो न्यूरल नेटवर्क का काम होगा कि आइडेंटिफाई करे कि गाड़ी है कि नहीं। रोड्स के इमेजेस दे सकते हैं, सो ऑन। या फिर हमारा एक एग्जांपल है जो हम एक्चुअली ट्राई करेंगे, जहां हम यूज्ड कार्स यानी कि उसके उसके जो सेल है उसको प्रिडिक्ट सेल प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके पैरामीटर्स के हिसाब से, वो गाड़ी के जो तकनीकी पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से, ये न्यूरल नेटवर्क प्रिडिक्ट करेगा कि वो प्राइस क्या है। ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो अब न्यूरल नेटवर्क को कैसे पता कि ये कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, न्यूरल नेटवर्क में जादू तो है नहीं। तो उस प्रोसेस को, जिससे न्यूरल नेटवर्क को सिखाया जाता है कि इस डेटा के लिए क्या आउटपुट देना है, उसे ट्रेनिंग बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास पहले जिस प्रॉब्लम को न्यूरल नेटवर्क को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम का सैंपल डेटा होता है। और वो डेटा होता है, वो डेटा पॉइंट्स होते हैं, जिसमें वो जो डेटा है उसके फीचर्स, इनपुट फीचर्स जो बोलते हैं, वो एक्सआई बुलाते हैं उसे, वो होते हैं। और उन फीचर्स के लिए वो आउटपुट क्या होना चाहिए, तो लेबल भी बुलाते हैं उसको, वो आउटपुट भी होता है। और किया ये जाता है कि वो डेटा नेटवर्क में फीड किया जाता है, और वो नेटवर्क जो है उसका आउटपुट कंप्यूट कर देता है। एक बार वो आउटपुट कंप्यूट कर देता है, तो एक लॉस फंक्शन होता है। और लॉस फंक्शन का काम ये होता है कि हमारे पास वो डेटा का लेबल यानी कि एक्चुअली उसका आउटपुट क्या होना चाहिए वो तो है ही। वो लॉस फंक्शन ये करता है कि वो लेबल को आपका जो प्रिडिक्शन है उसके साथ कंपेयर कर देता है, और बताता है कि उसमें एरर कितना है। तो एक एरर प्रिडिक्शन है। और इस एरर के हिसाब से अब वो नेटवर्क को
ट्रेन किया जाता है। तो ट्रेन कैसे करते हैं? वेल सिंपल, ये नेटवर्क में जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे न्यूरॉन्स हैं लेयर के लेयर में। ये न्यूरॉन क्या है, तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये एक न्यूरॉन का एक एग्जाम्पल है। और न्यूरॉन में होता ये है कि वो जो इनपुट्स आते हैं न्यूरॉन में, उसको न्यूरॉन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें वेट्स बुलाते हैं। तो हर एक इनपुट को उसके एक करस्पॉन्डिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई यानी कि स्केल किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरॉन है जो पहला वाला, अज्यूम कीजिए ये मैं यहाँ जो दिखा रहा हूँ ये न्यूरॉन है। यहाँ ऑब्वियसली दो इनपुट है, यहाँ तीन है, तो ये तीनों के इनपुट्स यहाँ जाएंगे। हर इनपुट के लिए एक वेट होता है, और वो वेट जो है वो वेट उस इनपुट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर हर न्यूरॉन का एक बायस होता है। तो उसके बाद वो बायस के साथ ऐड किया जाता है। एक बार ये कंप्यूट होता है, और ये हम इस लेक्चर में काफी डिटेल में देखेंगे, तो आप फिक्र मत कीजिए अगर आपको पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है। एक तो वो पिछले वाले लेक्चर में भी ये समझाया था, और ये इस लेक्चर में काफी डिटेल में जाएंगे। एक बार हम ये सम ऑफ वेट्स यानी कि ये सम ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बायस कंप्यूट करें, उसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो न्यूरॉन में। वो एक नॉन लीनियर फंक्शन होता है टिपिकली। उसके थ्रू ये इस चीज को अब उसमें पास किया जाता है, और उसका जो आउटपुट निकलता है वो होता है न्यूरॉन का आउटपुट। तो अब इस न्यूरॉन के पैरामीटर्स क्या हुई, ये इनपुट तो हम बदल नहीं सकते, वो जो ट्रेनिंग डेटा है वो है, राइट। तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। न्यूरॉन क्या कर सकता है, ये वेट्स और ये बायस जो उसके पैरामीटर्स है उसे बदल सकता है। तो हर न्यूरॉन के अपने वेट्स और बायस होते हैं, और ये ट्रेनिंग फेज में न्यूरल नेटवर्क में ये वेट्स और बायस को अपडेट किया जाता है, ताकि वो लॉस मिनिमाइज यानी कि सबसे कम हो सके। यानी कि जो इनपुट होता है, इनपुट फीचर और उसका जो लेबल होता है, वो ओवर टाइम ये वेट्स को ऐसे हमें बदलना है कि वो प्रिडिक्शन जो है, वो जो लेबल है यानी कि एक्यूरेट करेक्ट जो आउटपुट है उससे जितना हो सके उतना मैच हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये करेंगे कैसे। तो एक एग्जाम्पल है कि सपोज आप यहाँ एक इनपुट देते हैं, आपको लगता है ये वाला वेट है। अब सपोज आप ये पहला वाला वेट है, आपको लगता है आप उसे थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, सपोज उसका वैल्यू 0.2 है, आप उसे 0.25 कर देते हैं, और आप देखते हैं कि ये लॉस फंक्शन बढ़ता है कि घटता है। और अगर बढ़ता है तो आपको पता है कि वेट बढ़ाने से ये लॉस फंक्शन बढ़ता है, तो आप उसे वेट को घटाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब ये आप अलग अलग वेट्स के साथ कर सकते हैं। बट सवाल ये उठता है, एक तो अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं, तो हर डेटा पॉइंट के लिए आप ये करेंगे कि डेटा को साथ सारे डेटा पॉइंट्स को मिला के ये करेंगे, वो एक सवाल उठता है। वो अब हम ग्रेडियंट डिसेंट में देखेंगे, वो वहां भी आ जाता है। पर दूसरा पॉइंट ये है कि इतने सारे वेट्स, अब ये एक बहुत सिंपल नेटवर्क है। इन पैरामीटर्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन के तीन पैरामीटर्स या चार पैरामीटर्स है यहाँ पे, तो फिर इस न्यूरॉन के चार होंगे, तीन वेट होंगे, एक लेबल होगा, ऐसे इतने एक बायस होगा, ऐसे कितने न्यूरॉन्स हैं। अब चैट जीपीटी जैसा एक सपोज एक एआई है, एक न्यूरल नेटवर्क है, उसके तो बहुत ही सारे बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, कभी कभी ट्रिलियंस में आजकल लोग देख रहे हैं कि पैरामीटर्स। तो अगर उतने पैरामीटर्स हों तो एक एक करके उसे ट्यून करना, बदलना, उसके मॉडिफाई करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक अप्रोच जो ढूंढा गया है वो ये है कि इस ट्रेन करने को हम क्या करते हैं, टिपिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। और टिपिकली ऐसे न्यूरल नेटवर्क से ग्रेडियंट डिसेंट टेक्निक जो है, और या उसका कोई वेरिएशन यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये लॉस फंक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू ये लॉस फंक्शन, ये सारे वेट्स और बायसेस का जो सेंसिटिविटी है वो ढूंढा जाता है। और सेंसिटिविटी से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर वो वेट को बदला जाए तो ये लॉस कैसे बदलेगा, उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं, और वो ढूंढा जाता है डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट, ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। ये वेट कोई भी वेट इसमें से हो सकता है, वो बता देता है कि ये वेट अगर बदला जाए तो ये लॉस कैसे बदलेगा। सिमिलरली बायस बदला जाए तो लॉस कैसे बदलेगा। तो अगर हम ये सेंसिटिविटीज हर वेट और लॉस फंक्शन के लिए ढूंढ पाए, तो हम, और वो एक एक झटके में काफी एफिशिएंटली ढूंढ पाए, तो हमारा एडवांटेज ये है कि फिर हम सारे वेट्स को और बायसेस को अपडेट कर सकते हैं, और हर हर करते जा सकते हैं जब तक वो लॉस फंक्शन मिनिमाइज नहीं हो। अब ये प्रोसेस जो है ग्रेडियंट डिसेंट का, वो अगले लेक्चर में हम काफी डिटेल में ग्रेडियंट डिसेंट क्या है कवर करेंगे।
और उसके बाद जब आप न्यूरल नेटवर्क्स इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, आपको आपको एक्चुअली और डिटेल में दिख जाएगा कि ये प्रैक्टिस में होता कैसे। लेकिन अभी के लिए पहला सवाल वो करने के लिए हमें ये जानना है कि ये डेरिवेटिव्स हम कंप्यूट कैसे करेंगे, करेक्ट। ये न्यूरल नेटवर्क तो काफी डिटेल लगता है और काफी लेयर्स हो सकते हैं, यही काफी डिटेल्ड है, इसमें और भी लेयर्स हो सकते हैं। तो एक एफिशिएंट मेथड चाहिए ये सेंसिटिविटीज जो है, जो डो एल डो डब्ल्यू और डो एल डो बी है, जो सेंसिटिविटीज है डेरिवेटिव्स है विथ ऑफ द वेट्स विथ रिस्पेक्ट टू द लॉस फंक्शन, वो ढूंढने के लिए एक एफिशिएंट तरीका चाहिए। और वो तरीका है वो बैक प्रोपगेशन का एल्गोरिथम। तो उसको समझने के लिए पहले आप ये समझें कि एक न्यूरल नेटवर्क क्या है। तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ 4 नोड्स हैं, मैंने ये जो नॉमेनक्लेचर यूज किया इसका मतलब है कि जो सुपरस्क्रिप्ट है यानी जो ऊपरी नंबर है वो ये बताता है कि लेयर कौन सा है। अब ये इनपुट लेयर हुआ तो ये तो लेयर 0 हुआ टिपिकली, तो ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब है पहले लेयर का न्यूरॉन है, और ये पहला न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, तीसरा न्यूरॉन है, और ये दूसरे लेयर का पहला न्यूरॉन है। ठीक है, तो 4 न्यूरॉन। अब उसके बारे में आप सोचिए, सोचिएगा मत, जब हम ऐसे लेयर्स में बैक प्रोपोगेट करेंगे लेक्चर में बाद में, तो आपको ये और डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट बेसिकली अब 2 लेयर्स हैं, बट ये है क्या। तो जैसे मैंने बोला, हर न्यूरॉन का एक इनपुट, जो इनपुट जाता है उसे पहले वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, वो WI XI को ऐड किया जाता है। तो जितने इनपुट्स हैं उतने इनपुट्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके वो WI XI को ऐड किया जाता है फॉर ईच इनपुट उस न्यूरॉन का। उसके साथ एक बायस फंक्शन को जोड़ दिया जाता, बायस वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। और ये W और B पैरामीटर्स हैं। उसके बाद वो एक्टिवेशन फंक्शन में पास होता है और वो न्यूरॉन का आउटपुट हुआ एक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का X इनपुट है, X1 और X2, ये दोनों पहले वाले न्यूरॉन में जाएगा। एक बार वो पहले वाले न्यूरॉन के अंदर जाता है तो ये X1 X2, और ये इसका बस तात्पर्य ये है कि पहले न्यूरॉन के वेट्स हैं। ठीक है, सारे वेट्स हैं और बायस भी इसमें इंक्लूडेड है, ये बस रफ टर्मिनोलॉजी है। तो ये जो है एक आपको एक आउटपुट देगा A11, पहले लेयर का पहला न्यूरॉन। अब दूसरे न्यू लेयर, पहले लेयर का दूसरा न्यूरॉन भी यही 2 इनपुट लेगा, उसके अपने वेट्स और बायसेस हैं, वो आपको एक आउटपुट देगा। तीसरे का भी यही है। अब एडवांटेज ये है कि ये दोनों इनपुट्स तीनों में जाते हैं, तीनों न्यूरॉन्स में, पर यहाँ बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ ये इंडिपेंडेंटली कंप्यूट होते हैं, टिपिकली इनफैक्ट वेक्टराइजेशन बोलते हैं उसे, एक साथ कंप्यूट होते हैं। और मेट्रिसेस का इस्तेमाल किया जाता है, वो हम एक फ्यूचर लेक्चर में देखें। बट एक बार ये तीनों लेयर न्यूरॉन्स का आउटपुट कंप्यूट किया जाए, फिर क्या होगा, फिर अगला लेयर आता है। तो इस लेयर में यहाँ के आउटपुट्स अंदर फीड किए जाते हैं, और यहाँ एक टर्म होना चाहिए जो इंडिकेट करता है इसके वेट्स भी हैं इस न्यूरॉन के। तो ये इनपुट्स और ये वेट को लेके इसका आउटपुट किया जाता है। तो हमने देखा क्या, ये एक फंक्शन हुआ, इसका आउटपुट एक आगे वाले फंक्शन में गया। ये एक फंक्शन हुआ, इसका आउटपुट एक आगे वाले फंक्शन में गया। ये एक फंक्शन या एक्सप्रेशन हुआ, इसका आउटपुट या आगे वाले फंक्शन में गया। उसका जो आउटपुट हुआ वो एक इस न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट हुआ। तो बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क एक चेन ऑफ या एक ट्री ऑफ एक्सप्रेशंस या फंक्शंस है, जो छोटे छोटे सिंपल फंक्शंस। अब सपोज आपको एक ट्री और चेन ऑफ फंक्शंस के थ्रू डिफरेंशिएट करना है, तो आप कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, चेन रूल, राइट। चेन रूल का बेसिक आइडिया यही है कि सपोज आपका एक फंक्शन है यहाँ z, जो डायरेक्टली y पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ y आता है वो z में। और सपोज y जो है डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली जो है x पे डिपेंडेंट है, तो अब होता यह है कि एक्चुअली x का डिपेंडेंस z पे भी आ जाता है, z भी x पे निर्भर करता है, करेक्ट। क्योंकि x है उसके हिसाब से y बनता है और y के हिसाब से z बनता है। तो x के हिसाब से एक्चुअली z बन रहा है। बट डायरेक्टली अगर हम ये डेरिवेटिव कंप्यूट करने की कोशिश करें, तो हमने वो चेन रूल वाले लेक्चर में भी देखा था, आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड सो ऑन। बट एक उससे सिंपल तरीका ये है कि यहाँ आप पहले y का डिपेंड z का डिपेंडेंस y पे आप ढूंढे, तो वो कैसे करेंगे, dz dy, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप ढूंढे, तो आपको पता चल जाएगा कि y को अगर बदला जाए तो z कैसे बदलता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है डायरेक्टली कि y x पे कैसे डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो आप dy dx ढूंढेंगे, dy dx ढूंढेंगे, तो आपको डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाएगा। एक बार ये मिल गया, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाता है dz dx। ठीक है, और वो उसका एक रफ
मोटा मोटा आइडिया ये है कि यहाँ यहाँ y कैंसिल होता है तो dz dx। अब एक्चुअली वो एक्यूरेट नहीं, वो मतलब कैंसिल नहीं हो रहा ना, आप ये टर्म ढूंढ रहे हो और ये टर्म ढूंढ रहे हो, बट उसका एक एक तरीका सिखाने का ये है कि ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपको dz dx से मिला। तो आप अगर ये इंडिविजुअल ये टर्म लोकली, आपको x के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, ये टर्म आप कंप्यूट करें और फिर ये टर्म कंप्यूट करें तो आपको वो दोनों का इफेक्ट यहाँ मिल जाएगा, x का डिपेंडेंस z पे मिल जाएगा। तो ये इफेक्टिवली एक चेन ऑफ एक्सप्रेशन ही हुआ ना, जैसे हमने वो न्यूरॉन में देखा, यहाँ एक इनपुट जा रहा है उसका आउटपुट जा रहा है, वो आउटपुट इस इनपुट में जा रहा है या इस फंक्शन में जा रहा है, उसका आउटपुट आपको मिल रहा है। और चेन रूल के जरिए आपको ये पता चल गया कि ये इनपुट का डिपेंडेंस इस आउटपुट पे कैसे। तो वही हुआ आपका चेन रूल। तो अब हम उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं उसका, और हम ये क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन चेन अपना बिल्ड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। W और X दो इनपुट्स हैं, पैरामीटर्स इनपुट्स हैं, या पैरामीटर्स भी बोलो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। W को X के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको मिलता है C। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हुआ पहला। अब दूसरा एक्सप्रेशन हुआ F इज इक्वल टू सी प्लस बी। अब ये C तो यहां से आ चुका, तो एक्चुअली ये W टाइम्स X है, बट अभी हम एक एक्सप्रेशन चेन है ना, तो या ट्री तो C यहाँ आ चुका, और हम उसको एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे जो है B, हम उसको B के साथ ऐड करेंगे, उससे आपको मिलता है F। और फिर एक तीसरा एक्सप्रेशन है, वो F यहाँ जाता है और आपको मिलता है उसका हाइपरबोलिक टैंजेंट लो, जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप नोट्स, हमारे कोर्स नोट्स जब आएंगे वो देखें, या आप विकिपीडिया करें, या आपको अपने ज्योमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री के जो हाई स्कूल के बुक्स हैं वो देखें, तो आपको वहां मिल जाएगा। tan एच ऑफ एफ जो है वो आपको मिलता है जी। तो हमें दिख रहा है कि डब्ल्यू एक्स और बी है एक्चुअली इनपुट्स, बाकी जो है इंटरमीडिएट है, सी डब्ल्यू और एक्स से बनता है, एफ सी और बी से बनता है। तो हमें क्या चाहिए एक्चुअली, आउटपुट जी का डिपेंडेंस बी डब्ल्यू और एक्स पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो येलो बॉक्स है वो वैल्यूज होते हैं, और जो ब्लू सर्कल्स हैं वो एक नोड है जहां कंप्यूटेशन हुआ। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया W और X से, यहाँ W टाइम्स X हुआ, आपको मिला C। वो C यहाँ अंदर गया, यहाँ से B आया, आपको मिला C प्लस बी जो है F। ये F इज C प्लस बी। और फाइनली वो F यहाँ एक कंप्यूटेशन हुआ, आपको मिला G। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन मिला, एक्सप्रेशन ट्री। अब ये हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू सपोज एक पॉइंट पे कंप्यूट करना है। तो सपोज आपको दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि W 0.3 है और X 1 है। अब आप इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करें, जब बी तक पहुंचेंगे तो मैं बी भी बता दूंगा। तो ये आपके इनपुट्स हुए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ W 0.3 एक्स इज 1, तो W टाइम्स एक्स इस नोड में पहला कैलकुलेशन हुआ 0.3 टाइम्स 1 0.3, राइट, बेसिक मल्टीप्लीकेशन। तो आपको C मिल गया, तो आपने पहला एक्सप्रेशन इवेल्युएट किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ B 0.2 है, तो ये एक्सप्रेशन हुआ C प्लस बी, 0.3 प्लस 0.2 0.5। और फाइनली क्या है, आपको आउटपुट ढूंढना है। तो आप यहां तक पहुंच चुके हैं, आप करेंगे 0.5, उसका हाइपरबोलिक टैंजेंट ढूंढेंगे, आप कैलकुलेटर निकालिए, ट्राई कीजिए, आपको मिलेगा 0.462। और इसमें और डिजिट्स भी हैं, मैं यहाँ अभी के लिए ट्रंकेट कर रहा हूँ। जब आप एक्चुअली कंप्यूट करेंगे, प्रैक्टिकली आप इसे कोड अप करेंगे, तो ट्रंकेट मत कीजिए, यानी कि डिजिट्स जो है उन्हें रहने दीजिए, क्योंकि नहीं तो वो एरर्स आपके आ जाएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट एरर्स आ जाएंगे या और एरर्स आ जाएंगे। तो ट्रंकेट तो आप कीजिए मत, ये वहां विजुअलाइजेशन के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये एक फॉरवर्ड पास किया, और ये 0.3 1 और 2 जो इनपुट्स हैं W X और B, उसके लिए आपको एक आउटपुट मिल गया G। अब आपको ये ढूंढना है, जो सवाल ये है कि अब आप क्या एक एफिशिएंटली ये G का डिपेंडेंस B W और X पे ढूंढ सकते। तो ये जो हम आगे बढ़े उस एक्सप्रेशन में, उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड पास, क्योंकि जो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड हुआ, तो फॉरवर्ड पास, तो हम वो एक्सप्रेशन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हर नोड में हमने ये वैल्यूज कंप्यूट। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे जिसे बोलते हैं बैकवर्ड पास। और वो बैकवर्ड पास जो है उसे हम सेंसिटिविटीज ढूंढेंगे। और ये जो बैकवर्ड पास से होता है, वो ये जो मेथड है सेंसिटिविटीज ढूंढने का, इसे बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। क्यों, क्योंकि से तो अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब हम पीछे जा रहे हैं, तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ये एक्सप्रेशन। तो पहला तो ये हुआ कि हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें ढूंढना है डेरिवेटिव, राइट, डो जी डो बी डो जी डो डब्ल्यू डो जी डो एक्स। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि ये डेरिवेटिव को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बीच में बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं। बट हमें ये पता है कि जी पे जी कैसे डिपेंडेंट है। सिंपल बात है ना, डो जी का क्या मतलब हुआ। मैं यहाँ डो बुला रहा हूँ क्योंकि पार्शियल है, ठीक है, फुल डेरिवेटिव नहीं, पार्शियल है क्योंकि उसका डिपेंडेंस ऐसे है, अलग अलग टर्म्स पे है। तो हमको चाहिए लोकल डिपेंडेंस, राइट, डो जी बाय डो जी। अब हमें पता है कि अगर जी को एक यूनिट से बदला जाए तो जी कितने से बदलेगा, एक ही से बदलेगा ना, या आप न्यूमरेटर भी कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल भी करके देख सकते हैं। तो डो जी हुआ वन, तो वो तो हमें पता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, तो एक स्टेप पीछे जाएं, इसे बैक प्रोपोगेट करेंगे। हम अब ढूंढेंगे इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव किया। और ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है, हमें पता है कि एफ को अगर tan h किया जाए तो जी मिलता है। तो एफ का जी पे क्या डिपेंडेंस है, जी एफ पे कैसे डिपेंड करता है। आंसर सिंपल है, ये एक्सप्रेशन है। तो हम ढूंढेंगे डो जी डो एफ, हमें पता है कि जी इज tan h ऑफ एफ। तो डो बाय डो एफ ऑफ tan h ऑफ एफ करेंगे, जो एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव है। अब जो लिखा जाता है अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, बट टिपिकली डीप लर्निंग हो, एक्सप्रेशन चेंज हो, तो tan h का डेरिवेटिव इस फॉर्म में लिखा जाता है, वन माइनस tan h स्क्वायर एफ। तो डेरिवेटिव ऑफ tan h जो है वो हुआ वन माइनस tan h स्क्वायर, यानी कि ये tan h यहीं आ गया। इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो फॉरवर्ड पास किया, हमें वहां एक्चुअली tan h ऑफ f जो है वो g है। तो हमें वो एक्चुअली मिल चुका है फॉर दीज इनपुट्स 0.462। तो ये हुआ वन माइनस tan h स्क्वायर ऑफ f जो है। अब हमें tan h तो पता ही है, वन माइनस जी है, tan h जो है जी है, तो ये वन माइनस जी स्क्वायर हुआ, जी है 0.462 सो ऑन। तो वन माइनस 0.462 स्क्वायर हुआ, जो 0.786। अगेन मैं यहाँ ट्रंकेट कर रहा हूँ, आप जब एक्चुअली कोड अप करेंगे, अगर करेंगे तो प्रैक्टिकल सिनारियो में, तो पूरे डिजिट्स यूज कीजिएगा। तो हमने क्या किया, ये एक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ढूंढा, और हम हमें एक्चुअली अब डो जी बाय डो एफ मिल चुका। ठीक है, पर पॉइंट ये है कि एफ एक इंटरमीडिएट वेरिएबल है, हमें एक्चुअली इसकी जरूरत आउट फाइनल आउटपुट में नहीं है। इसे इसलिए ढूंढा जा रहा है क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे बैक प्रोपगेशन में, ये ढूंढने के लिए कि डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बी और सी क्या है। वो हम कैसे करेंगे, वेल यहां तक का हमें पता चल गया कि डो जी बाय डो एफ क्या है, हमने बस इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया। अब ये एक्सप्रेशन जो है इसे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ सी और बी है, तो सी और बी से मिलता है एफ। तो हम ढूंढ सकते हैं डो एफ बाय डो सी और डो एफ बाय डो बी। हमें चाहिए डो जी बाय डो बी और डो जी बाय डो सी। तो चेन रूल हमें क्या बताता है, चेन रूल बताता है कि अगर बी जो है एफ के थ्रू ही जी पे डिपेंडेंट है, और सी जो है एफ के थ्रू ही जाता है और जी वहीं से उसका डिपेंडेंस निकलता है, तो बी के केस में डो जी बाय डो बी इज डो जी बाय डो एफ टाइम्स डो एफ बाय डो बी। राइट, सिंपल चेन रूल। अब डो जी बाय डो एफ तो हमने पहले राउंड, पहले स्टेप ऑफ बैकवर्ड पास में ढूंढ ही लिया है। डो एफ बाय डो बी जो है इस फंक्शन का डिफरेंट डेरिवेटिव है, जो हम एनालिटिकली काफी सिंपली ढूंढ सकते हैं। तो चेन रूल से हमें वो मिल गया। सिमिलरली हमें डो जी बाय डो सी अगर चाहिए, और सी क्यों चाहिए, क्योंकि अब अगले उसके अगले स्टेप में हमें डब्ल्यू और एक्स का डिपेंडेंस ढूंढना है ना, तो हमें वहां फिर से बैक प्रोपोगेट करना है। तो ये भी हमें ढूंढना पड़ेगा। अब वहां भी वही प्रिंसिपल है, डो जी बाय डो एफ टाइम्स डो एफ बाय डो सी करें तो आपको डो जी बाय डो सी मिल जाएगा, अगेन चेन रूल। तो पहले हम क्या करेंगे, ये लोकल फंक्शन का डेरिवेटिव हम ढूंढेंगे, लोकल नोड या एक्सप्रेशन फंक्शन बोले, उसका डेरिवेटिव ढूंढेंगे। तो अब ये है सी और बी जाता है और मिलता है एफ, तो हम करेंगे डो एफ बाय डो बी, डो बाय डो बी ऑफ सी प्लस बी। अगर डिफरेंशिएशन याद है तो बहुत सिंपल है, नहीं तो सम रूल है, मैं वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। डो बाय डो बी ऑफ सी, अब सी बी पे डिपेंड नहीं करता, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ये तो जीरो हुआ। डो बी बाय डो बी है तो वन हुआ, बिकॉज उसी का डिपेंडेंस उसी पे है, तो ये टर्म का डेरिवेटिव वन हो गया, तो आपको ये लोकल डेरिवेटिव मिल गया। सिमिलरली डो एफ बाय डो सी है, अगेन वही रूल है, डो बाय डो सी और सी, डो बाय डो सी ऑफ बी। ये अब वन हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है, बिकॉज बी का सी पर डिपेंडेंस नहीं है, और ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करें तो आपको मिल जाता है वन। तो हमें ये इंटरमीडिएट वैल्यूज इस फंक्शन के मिल गए, डो एफ बाय डो सी वन, डो एफ बाय डो बी वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेन रूल यूज करेंगे। ये वैल्यू हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, बैक प्रोपोगेशन बैकवर्ड पास का पहला स्टेप है, ये हमें यहां से मिल चुका। तो चेन रूल, डो जी बाय डो बी इज डो जी बाय डो एफ टाइम्स डो एफ बाय डो बी, 0.786।
टाइम्स 1.786। तो ये एक बैक प्रोपगेशन के अगले स्टेप में, ये बैकवर्ड पास का जो अगला स्टेप है उसमें हमें ये मिल चुका। सेम थिंग अप्लाइज फॉर सी। हमें पता है कि डो जी बाई डो एफ तो ऑलरेडी यहाँ था, डो एफ बाई डो सी हमने लोकली ढूंढ लिया, और अब हमने चेन रूल अप्लाई किया तो हमें मिला 0.786 टाइम्स 1 इज 0.786। तो अब देख रहे हैं कि हमने यहाँ पहले एक स्टेप बैक प्रोपोगेट किया, हमें यहाँ का डेरिवेटिव, बिकॉज हमें चाहिए आउटपुट का डेरिवेटिव, फाइनल आउटपुट का। तो पहले स्टेप में इस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हमें मिला। अब अगले स्टेप में हमने यहाँ का हमने कंप्यूट सिर्फ लोकल वैल्यू किया है, बट यहां से अब इस वैल्यू को यूज करके हम चेन रूल अप्लाई, तो ये अब यहाँ एक स्टेप पीछे और प्रोपोगेट हो गया यूजिंग चेन रूल। अब यहाँ और पीछे हम जा नहीं सकते, ये एक्चुअली आपका पैरामीटर इनपुट हुआ, ठीक है। तो यहाँ तो ये स्टेप यहाँ का डिफरेंशिएशन खत्म, आपको ये डेरिवेटिव मिल चुका। अब यहाँ एक और लेयर है, एक और स्टेप है, एक और एक्सप्रेशन है, तो हम उसके प्रीवियस स्टेप में जाएंगे। बट यहाँ आप देखिए अभी हमें यहाँ डो जी डो सी मिल चुका। तो अगर हमें डो जी डो डब्ल्यू चाहिए, डो जी डो सी तो मिल चुका, तो डो सी डो डब्ल्यू ढूंढेंगे तो वो मिल जाता है, और डो सी डो एक्स ढूंढेंगे तो वो मिल जाता है। अब होता है क्या, डो सी डो डब्ल्यू डो सी डो एक्स इस जो लोकल फंक्शन है उसका डिफरेंस डेरिवेटिव है। तो हम ये लोकल डेरिवेटिव अगर ढूंढें तो चेन रूल के हिसाब के को यूज करके हम अगेन उसको एक स्टेप पीछे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, डो जी डो डब्ल्यू इज डो जी डो सी टाइम्स डो सी डो डब्ल्यू, डो जी डो एक्स इज डो जी डो सी टाइम्स डो सी डो एक्स। क्योंकि सी है यहाँ का वेरिएबल, यहाँ एफ था, इसलिए डो जी डो एफ था। अब यहाँ पहुंच चुके हैं हम, तो डो जी डो सी है, ठीक है। अब डो सी डो डब्ल्यू का है, इसका डेरिवेटिव है, तो डो बाई डो डब्ल्यू, अब डब्ल्यू टाइम्स एक्स। अब एक्स पे डब्ल्यू का कोई डिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं या इनपुट्स हैं, तो प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने के लिए। बट यहाँ डब्ल्यू टाइम्स डो एक्स बाई डो डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू पे डिपेंडेंट नहीं, ये पूरा टर्म जीरो हो गया आपका। ये टर्म जो है डेरिवेटिव का ये वन है, तो बचा क्या, एक्स, जो इन दिस केस हमें ऑलरेडी पता है एक्स का वैल्यू क्या है, वन है। तो आपको आउटपुट मिल गया वन। आउटपुट मतलब ये डो सी डो डब्ल्यू। सिमिलरली डो सी डो एक्स ढूंढना है, तो क्या हुआ, सेम थिंग, डो बाय डो एक्स। अब ये एक्सप्रेशन यहाँ डो बाय डो डब्ल्यू था, ये डो बाय डो एक्स हो जाता है। उसको आप एक्सपैंड करें, अब ये टर्म जीरो हो जाता है, बिकॉज डब्ल्यू का एक्स पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये वन हो जाता है पहला वाला टर्म। आपका बचा रहता है डब्ल्यू। हमें पता है कि डब्ल्यू यहाँ पे 0.3 है, तो 0.3 मिल गया। इसमें आप एक और चीज नोट करें, जब आप न्यूरल नेटवर्क को अगर आप एनालिटिकली कभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बैक प्रोपोगेट यानी कि, ये याद इंटरेस्टिंग है कि जो डब्ल्यू डॉट एक्स टर्म है, और वो न्यूरल नेटवर्क में ये एक डब्ल्यू डॉट एक्स टर्म शो अप करता है, आप आगे जब करेंगे तो दिखेगा। तो जो डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट टू लो तो आपका आउटपुट हुआ डब्ल्यू, डब्ल्यू के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लो तो आपका आउटपुट हुआ एक्स। तो ये जो वैल्यू है वो ऑपोजिट वैल्यू के हिसाब से स्केल होके इधर उधर जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, चेन रूल अप्लाई करें, ये डेरिवेटिव यहाँ तक पहुंच चुका। अब हम सपोज डो जी बाई डो डब्ल्यू ढूंढेंगे, तो डो जी बाई डो डब्ल्यू इज डो जी बाई डो सी टाइम्स डो सी बाई डो डब्ल्यू। हमें पता है कि डो सी बाई डो डब्ल्यू एक्चुअली एक्स है, तो ये वैल्यू जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला गया। करेक्ट, चेन रूल है डो जी बाई डो सी टाइम्स डो सी बाई डो डब्ल्यू, विच इज 0.786 टाइम्स वन, जो एक्चुअली यहाँ इसलिए है क्योंकि एक्स है ये, और आपका वैल्यू हो 0.7। तो जब मल्टीप्लीकेशन होता है, जो टर्म्स हैं उसके वेट के हिसाब से ये एक्चुअल डेरिवेटिव जो है वो स्प्लिट हो जाता है। वो एक कॉन्सेप्ट है, वो आप याद रखें तो अच्छा है, नहीं तो आप बस उसके प्रोसेस को फॉलो करें। तो अब दूसरा टर्म क्या है, डो जी बाई डो एक्स, डो जी बाई डो एक्स जो है डो जी बाई डो सी टाइम्स डो सी बाई डो एक्स। ये हमें पता है 0.786, ये हमें पता है 0.3, तो आपको मिल गया 0.2359। अब ये 0.786 के एक्चुअली अलग डेसिमल्स होंगे, तो ये इसमें और भी होगा, बट अगेन मैं यहाँ ट्रंकेट करके दिखा रहा हूँ विजुअल की। तो हमने क्या देखा, अगर आप ये हर स्टेप में ये लोकल डेरिवेटिव आप ढूंढ पाए, तो फिर बैक प्रोपगेशन के थ्रू हर वो फाइनल डेरिवेटिव को हम ढूंढेंगे, फिर इसको लोकल डेरिवेटिव के साथ चेन करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएगा। फिर इसको हम यहाँ के लोकल डेरिवेटिव्स के साथ चेन करेंगे, और जहां भी इनपुट्स जा रहे हैं वो उस तरफ जाएगा। फिर एक और लेयर स्टेप है यहाँ पे, तो यहाँ इसको लोकल डेरिवेटिव्स के साथ चेन करेंगे, तो
ये लोकल डेरिवेटिव्स के साथ जो ग्लोबल वैल्यू है हर बार चेन होता जाएगा और इवेंचुअली आपको मिल जाता है डो जी बाय डो बी, डो जी बाय डो डब्ल्यू और डो जी बाय डो एक्स, जो आपकी एक्चुअली इनपुट्स है। तो एक एक्सप्रेशन के जो इनपुट्स है, विथ रिस्पेक्ट टू दोज इनपुट्स आपके आउटपुट का सेंसिटिविटी आपको इस सिंपल अप्रोच से मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक्सप्रेशंस हो, न्यूरल नेटवर्क्स हो, उस एप्लीकेशन में जनरली ऐसे ही सिंपल एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं जिनका एनालिटिक डेरिवेटिव ढूंढा जाए। वो इसलिए कि फिर आप बैक प्रोपोगेट करेंगे तो ये लोकल डेरिवेटिव ढूंढना इजी हो जाता है। अगर ये टर्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो इसका डेरिवेटिव बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो ये बैक प्रोपोगेशन यूज करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आप टिपिकली देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स जो भी टाइप के हों वो लोकली बहुत सिंपल होते हैं, उसका फंक्शन बहुत सिंपल होता है। तो अब ये एक एग्जांपल आप ट्राई करें। यहाँ डिफरेंस बस ये है, यहां से तो सेम है बट वहां क्या हो रहा था, एक डब्ल्यू और एक्स ही था, यहाँ नंबर सब्सक्रिप्ट नहीं था। वो जो है डब्ल्यू टाइम्स एक्स सी हो रहा था। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ एक और टर्म जोड़ा है। तो ये हो गया W1 X1, उसके साथ एक W2 X2, तो एक और सेट ऑफ इनपुट्स यहाँ आपका आ गया। वो होता है C2, पहला वाला होता है C1, और C1 प्लस C2 यहाँ आ जाता है जो C बनता है। फिर बाकी तो सेम है, B आ जाता है। तो ये आप जरा ट्राई करें। अब फर्क क्या है इसके और प्रीवियस वैल्यू में, सिर्फ एक और सेट ऑफ इनपुट्स आए हैं बट वो ऑपरेशन उस पर सिमिलर है। W1 X1 था, W2 X2 है। बट आप जो नोट कर सकते हैं या आपने हो सकता है ऑलरेडी नोट किया हो, वो ये कि एक्चुअली अब इसको देखें आपको क्या दिख रहा है। एक W1 X1 है, एक W2 X2 है, एक B है और एक आउटपुट आपको मिल रहा है। ये एक्चुअली एक न्यूरल नेटवर्क है, एक न्यूरॉन है रादर। और वो न्यूरॉन है एक न्यूरॉन विद अ टैन एच एक्टिवेशन फंक्शन, राइट। सपोज वो न्यूरॉन है दो इनपुट वाले, तो उसमें दो वेट होंगे, एक बायस होगा। वो यहाँ होता है W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस B, उस वो जाएगा एक टैन एच एक्टिवेशन फंक्शन में। तो ये एक्चुअली आपका एक न्यूरॉन है। अब हमने क्या किया है, इसका मतलब इस लेक्चर के पहले हाफ में हमने एक सिंगल इनपुट न्यूरॉन, सपोज X2 नहीं X1 W1 अब ये, उस न्यूरॉन को हमने एक फॉरवर्ड पास और एक बैकवर्ड पास किया है। हमने एक बेसिकली एक न्यूरॉन के लिए बैक प्रोपगेशन उसके अंदर जैसे होता है हमने किया है। तो ऑलरेडी हमने एक न्यूरॉन का बैक प्रोपगेशन सीख लिया है स्टेप बाय स्टेप। उसमें एक इनपुट है, क्योंकि और इनपुट हम डालेंगे, वो आप सेकंड वाला आपका एक्सरसाइज है। और ज्यादा इनपुट्स होंगे तो उसे कोड अप करना बेटर है, जो आप आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो आप एक न्यूरॉन को डिफरेंशिएट बैक प्रोपगेट करना समझिए उसके अंदर। और टिपिकली जब प्रैक्टिस में जो पाइटॉर्च जैसे पैकेजेस हैं जो आप यूज करेंगे, तो ऑटोग्रैड होता है जो इसी तरीके से फंक्शन करता है। वो एक्सप्रेशंस को ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट करता है और चेंज कर देता है। तो अब हम न्यूरॉन तक पहुंच ही गए हैं, तो अगला स्टेप क्या है? सिंपल, हम ये न्यूरॉन्स को जोड़ेंगे एक साथ और एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। और वो न्यूरल नेटवर्क में हम अब फिर से एक फॉरवर्ड पास और एक पास बैकवर्ड पास दिखाएंगे। ठीक है, तो वो करते हैं अब एक, लेकिन एक न्यूरल नेटवर्क को देखने से पहले हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि हम ये जो न्यूरल नेटवर्क को विजुलाइज करेंगे वो कैलकुलेशंस में कुछ हद तक यहाँ एक्चुअली मैनुअली करके दिखाने वाला, करेक्ट। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमने एक्चुअली इस पर्टिकुलर न्यूरॉन का टैनिच एक्टिवेशन फंक्शन के साथ फॉर वन इनपुट, बट हमने वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास तो किया है। बट उसमें हमने क्या किया, हमने वो वैल्यूज के साथ किया, करेक्ट। और बेसिक प्रिंसिपल ये था कि डेरिवेटिव्स को लेके चेन करो। तो मैं क्या करूंगा, फॉर अ न्यूरॉन, फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन टैनिच एक्टिवेशन फंक्शन, थोड़ा एक जनरलाइज वर्जन। तो यहाँ एक्चुअली दो इनपुट्स हैं, दो वेट्स हैं और एक बायस है, बट सपोज एक जनरल वर्जन है। वो जनरल वर्जन हुआ इस तरीके से, राइट। वो जनरल वर्जन में अज्यूम वेट्स हैं। पहले तो वेट को बायस के साथ ऐड किया जाए, वेट को इनपुट के साथ, न्यूरॉन के इनपुट के साथ, तो एक्स वो न्यूरॉन का इनपुट है, उसके साथ ऐड किया जाता है। तो W1 X1 W2 X2, उसके साथ बायस को जोड़ा जाता है और वो आपको मिलता है एक इंटरमीडिएट वैल्यू Z। अब इस पर्टिकुलर केस में एक्चुअली वो था F जो हमने वो प्रोपोगेट किया, बट एक्चुअली न्यूरॉन के टर्मिनोलॉजी में हम यूज करेंगे अब से Z। और फिर आपका आउटपुट हुआ हाइपरबॉलिक टैंजेंट, यानी कि tan H ऑफ Z। तो अगर हम बैक प्रोपोगेट करें, बट यहाँ हम डायरेक्टली चेन रूल ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने वही किया था। हम क्या कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव्स को, यानी कि मैं और आप इसको इसको जरा डिराइव करते हैं। तो पहले तो हमें चाहिए
डेरिवेटिव ऑफ ए यानी कि आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो डी ए बाई डी जेड हमने ऑलरेडी ये देखा है, वन माइनस tan एच स्क्वायर जेड है, यानी कि वन माइनस tan एच जेड तो ए है, वन माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी देखा है। अब हमें चाहिए डी जेड, डी ए विथ रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू आई, डी ए विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स आई और डी ए विथ रिस्पेक्ट टू डी बी उस न्यूरॉन के लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि डब्ल्यू आई एक्स आई का डेरिवेटिव हमने यहाँ, इसलिए मैंने बोला था याद रखिएगा, अगर हम एक प्रोडक्ट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव लें तो वेट के विथ रिस्पेक्ट टू है तो डब्ल्यू के विथ रिस्पेक्ट टू है तो एक्स हुआ, एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू है डब्ल्यू है। ये नॉमेनक्लेचर यानी कि ये डब्ल्यू और एक्स मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि एक न्यूरॉन में वेट है और इनपुट है। तो हमें अगर डी ए बाई डी एक्स आई चाहिए तो पहले तो ये टर्म आएगा क्योंकि हमें चाहिए डी ए बाई डी जेड, चेन रूल। फिर डी जेड बाई डी एक्स आई, एक्स आई हुआ तो वो जो एक्स के करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू है वो ही होगा क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे ना, बाकी सब तो आते ही नहीं है उस एक्सप्रेशन चेन में। तो अगर ये वेट के विथ रिस्पेक्ट टू चाहिए तो ये टर्म के थ्रू जाएगा ना, तो इसका डिपेंडेंसी नहीं है, तो वही प्रिंसिपल है। तो वन माइनस ए स्क्वायर यहां से आया, पहले टर्म से आया, और फिर डब्ल्यू आई का एक्स आई का है तो वो करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू आई। ठीक है, समझे। सिमिलरली डी ए बाई डी डब्ल्यू आई है तो सेम प्रिंसिपल, पहले इसका होगा तो वन माइनस ए स्क्वायर टाइम्स, अब विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई है तो उसका करस्पॉन्डिंग इनपुट जो है एक्स आई है वो होगा। एंड अगर बी के विथ रिस्पेक्ट टू है तो हमें पता है कि डी जेड बाई डी बी जो है वन है, हमने ये ऑलरेडी यहाँ कंप्यूट भी किया था। तो बायस के विथ रिस्पेक्ट टू जो है वो डेरिवेटिव वन है तो सिर्फ ये टर्म होगा, वन माइनस ए स्क्वायर होगा टाइम्स वन, क्योंकि बायस के विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है बायस, डी बाई डी बी और जेड करो तो ये तो वन हो जाता है, हमने वो बैक प्रोपगेशन में ऑलरेडी देखा है, वो सी प्लस बी जब करें तो ये टर्म वन होता है, ये भी वन होता है, बट अब वो जब पीछे जाता है तो वो वेट का प्रोडक्ट आ जाता है। तो वो हुआ वन। तो हमें क्या मिला एक्चुअली, हमें मिला एक आउटपुट ऑफ अ न्यूरॉन जो है, जो टैनेज न्यूरॉन है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट हुआ वन माइनस ए स्क्वायर, और ए जो है आउटपुट है तो वो फॉरवर्ड पास पहले आपको करना पड़ेगा, आउटपुट ढूंढना पड़ेगा, फिर वन माइनस ए स्क्वायर टाइम्स उसका जो वेट है वो वेट हुआ ये डेरिवेटिव। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू वेट है तो यही वन माइनस ए स्क्वायर, बट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट, और विथ रिस्पेक्ट टू बायस है तो सिर्फ वन माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जरा याद रखिए, हम एक और बार उसको क्विकली रिकैप करेंगे जब उस पॉइंट पर पहुंचेंगे, बट ये याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यूरल नेटवर्क को असेंबल करें। तो यही दो इनपुट हैं। अब हमने जो देखा वो था एक न्यूरॉन, तो उस न्यूरॉन को हमने थोड़ा साइड में किया, उसके जो है दो इनपुट हैं तो दो वेट और एक बायस हुआ। पर अब इसको एक लेयर बनाते हैं, इसमें तीन न्यूरॉन डालते हैं। तो N1 N2 N3, यहाँ मैंने न्यूरॉन के लिए सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली जब वेट्स और बायसेस होंगे उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। और सिर्फ चार न्यूरॉन है इस नेटवर्क में, तो आपको नॉमेनक्लेचर में दिखाऊंगा कि इजियर है मेरे लिए एक्सप्लेन करना कि N1 N2 N3 है, और ये दूसरे लेयर का पहला न्यूरॉन है वो N4 हुआ। ठीक है, तो ये चार न्यूरॉन हुए, तो पहला लेयर तीन न्यूरॉन, दूसरा लेयर एक न्यूरॉन। और फिर जब हम बैक प्रोपगेशन करेंगे तो ट्रेनिंग के लिए करते हैं, लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी ढूंढने के लिए करते हैं, तो एक लॉस फंक्शन हम ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें आपको पहला ये समझना होगा कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, क्योंकि वेट्स भी होंगे आउटपुट्स भी होंगे। तो अगर आपको वेट्स का समझ में आ जाएगा तो आउटपुट्स का तो इजियर है। तो हम क्या करेंगे, हम लेते हैं पहला न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन में दो इनपुट्स आ रहे हैं तो दो वेट्स और उसका बायस हो। तो हम ये करेंगे, जो वेट होगा उसका जो सुपरस्क्रिप्ट यानी जो ऊपरी जो नंबर होगा वो ये बताएगा कि ये कौन सा लेयर है, तो ये पहला लेयर हुआ। ये इनपुट होता है, उसे इनपुट लेयर बोलते हैं, तो वो जीरो हो जाता है, लेयर जीरो। तो ये लेयर वन है, तो N1 है तो ये लेयर वन होगा। और जे आई क्या है, जो हर वेट है वो एक इनपुट के ऊपर ही होता है। अब इनपुट क्या है डिपेंड करता है, ये न्यूरॉन के लिए ये तीन जो है ये इनपुट्स हैं, यहाँ ये X1 और X2 है इनपुट। तो X1 जो N1 को जाता है वहां एक वेट होगा, X2 जो N1 को जाता है वहां भी एक वेट होगा। तो ये जे होता है जो पिछला वाला लेयर है, क्योंकि ये हमेशा ये पिछले वाले लेयर से ही जो है जो इनपुट आ रहा है। तो जो जे ये बताता है कि पिछले वाले लेयर के कौन से न्यूरॉन से आ रहा है। अब इनपुट लेयर है तो इनपुट का पहला इनपुट हुआ पहला न्यूरॉन, दूसरा इनपुट हुआ दूसरा न्यूरॉन। यू नो एक्चुअली वो इनपुट ही है बट वो लेयर है तो उसे हम न्यूरॉन अभी के लिए बुला लेते हैं।
तो ये J1, तो ये इनपुट जब यहाँ जाएगा तो ये होगा पहला लेयर, तो W1 सुपरस्क्रिप्ट नीचे होगा। यहाँ X1 जा रहा है तो पहला इनपुट जा रहा है पहले न्यूरॉन को, तो पहला इनपुट पहले न्यूरॉन। तो ये क्या होगा, ये जब यहाँ जाएगा तो ये होगा लेयर वन, ऊपर वन होगा पहला न्यूरॉन, बट यहां से जा रहा है दूसरे से, तो W21, टू ऑफ द प्रीवियस लेयर टू वन ऑफ द नेक्स्ट लेयर। बायस जो है लोकल है, इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो सिर्फ लेयर होगा और कौन सा न्यूरॉन होगा, तो पहला लेयर पहला न्यूरॉन, तो वन वन। तो दूसरे लेयर के लिए करके देखते हैं। ये जो इनपुट आएगा वो होगा पिछले लेयर के पहला, इस लेयर का दूसरा, तो लेयर वन ही है, बट अब 1 to 2, तो ये क्या होगा, ये होगा 2 to 2। और जो बायस है पहला लेयर दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, अब इसका देखते हैं, तो 1 to 3, 2 to 3, और न्यूरॉन है 3 लेयर 1, तो B1। तो होपफुली आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया। और ये चौथा वाला जो है इंटरेस्टिंग है, वो स्टेप बाय स्टेप फिर से करते हैं। तो यहां से जा रहा है यहाँ को, तो पिछले लेयर का पहला न्यूरॉन है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकेंड लेयर है, तो W सुपरस्क्रिप्ट यानी कि ऊपरी नंबर हुआ 2। अब ये वहां, ये पिछले लेयर के 1 से जा रहा है दूसरे लेयर के 1 से, तो 1 1। यहां से आ रहा है तो अगेन W2, बट अब 2 to 1, W3, W2, 3 to 1। और बायस क्या है, B2, क्योंकि सेकेंड लेयर है 1, क्योंकि एक ही न्यूरॉन है उसमें। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया कि हम इस जो एक्सरसाइज आगे करेंगे ये वेट्स का नंबरिंग कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक फॉरवर्ड पास करना है। तो फॉरवर्ड पास करने के लिए जैसे हमने वहां किया, इनपुट्स देने पड़ते हैं। अब वहां जब हमने जो एग्जाम्पल किया उसमें एक एक्स था, एक डब्ल्यू था और एक बी था। यहाँ तो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन के वेट्स और बायसेस हैं। तो ये पहले न्यूरॉन का हुआ 0.1, 0.3 और 0.1। तो 0.1 यहाँ का जो इनपुट है उसे वे करेगा, यहाँ से जो इनपुट जा रहा है उसका वेट होगा 0.3, और लोकल बायस है 0.1। यहाँ जो है इसका होगा 0.3, 0.2, 0.2, और बायस भी 0.2, तो ये वाला हुआ। अब ये तीसरा वाला, तो यहाँ से 0.5 का वेट होगा, यहाँ से 0.1 का वेट होगा, और यहाँ बायस होगा 0.1। चौथा वाला न्यूरॉन है, तो यहाँ से जो आ रहा है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो आएगा उसे 0.2 से, यहाँ जो आएगा उसे 0.3 से, और एक बायस है 0.5। ये नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, अज्यूम एक पर्टिकुलर स्टेप है एक न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग का, और उस पॉइंट पे आपको ये वेट्स हैं जो दिए गए हैं, आपको इसका सेंसिटिविटी ढूंढना है लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस। और इस स्टेप में मैं बोल रहा हूँ कि जो इनपुट डेटा पॉइंट्स है वो है 0.2 और 0.1, तो आपका इनपुट फीचर सेट है 0.2, 0.1। तो अगला पॉइंट हुआ लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन क्या है, तो हम इस एग्जाम्पल में मीन स्क्वायर एरर यूज करेंगे। वो क्या करता है, वो करता है कि हर डेटा पॉइंट, डेटा सेट के डेटा पॉइंट के लिए जो अलग अलग एक्स होता है, इस केस में 0.1, 0.2 है, वो उस डेटा पॉइंट का एक आउटपुट होगा। तो वो आउटपुट हुआ या लेबल हुआ वाई आई। ठीक है, ith डेटा पॉइंट का लेबल वाई, और ith डेटा पॉइंट का एक प्रिडिक्शन होगा, तो उसे हम वाई हैट बुलाएंगे। और ith का है, ith इनपुट का, तो वाई हैट आई है। तो ये डिफरेंस हुआ एरर, उसे हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और हम उसे स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो एरर पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ वो एरर ही है। तो जितना अगर वो वैल्यू जो है प्रिडिक्शन से ऊपर हुआ या नीचे हुआ, एज लॉन्ग एज वो वैल्यू गलत है, हमें बस उस एरर का मैग्नीट्यूड कितना रॉन्ग है वो चाहिए। तो हम वो ढूंढते हैं, उसे स्क्वायर करते हैं और उसे हर डेटा पॉइंट पे सम करते हैं, उसका 1/n, यानी कि जितने डेटा पॉइंट्स है उसका 1/n ढूंढते हैं। वो है इस पर्टिकुलर केस में हम जो करने वाले हैं। बट हमारे पास सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, तो ये n गया, सम की जरूरत नहीं है। y माइनस वाई हैट हुआ, यानी कि y जो प्रिडिक्शन है, वाई हैट जो प्रिडिक्शन है, y जो वैल्यू है उसका डिफरेंस। ठीक है, तो पहले तो हम एक फॉरवर्ड पास करते हैं, उसके बिना तो डेरिवेटिव बैकवर्ड पास हो ही नहीं सकता। तो पहले तो फॉरवर्ड पास, तो यहां से जा रहा है, तो x1 0.2, x2 इज 0.1, वेट्स हैं 0.1, 0.3 एंड 0.1, तो W1 x1। ये W1 x1 जो मैं बोल रहा हूँ लोकल है, तो इसका, इस नोड का पहला न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का इनपुट है x, और वेट्स है W1 हुआ ये पहला वाला, W2 हुआ ये। ठीक है,
वो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अ, तो ये आपका हुआ W1 X1 प्लस W2 X2, ये एक्चुअली W, हाँ करेक्ट। तो ये आपका हुआ क्या हुआ, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस B। तो 0.1 टाइम्स 0.2 प्लस 0.3 टाइम्स 0.1 प्लस 0.1। ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी काफी देख लिया है। इसका वैल्यू है 0.15, और फिर एक्टिवेशन फंक्शन का tan H हुआ तो 0.1488। मैं यहाँ राउंड करके, मैं इतने डिजिट्स यहाँ लिखना नहीं चाहता, तो 0.15 है। तो ये आपका आउटपुट A11, यानी कि पहले लेयर के पहले न्यूरॉन, ऊपर का बताता है लेयर कौन सा है, नीचे बताता है कौन सा न्यूरॉन है, A11 हुआ 0.15। ठीक है। अब अगले न्यूरॉन का ढूंढते हैं। तो X1 इज 0.2 अगेन, X2 इज 0.1, यही इनपुट यहाँ भी आ रहा है ना। इसके वेट्स हैं 0.2 और बायस है 0.2। तो सेम एक्सप्रेशन, 0.2 टाइम्स 0.2 प्लस 0.2 टाइम्स 0.1 प्लस बायस यानी कि 0.2। कैलकुलेट कीजिए, आपको मिलना चाहिए 0.26। और मैं एनकरेज करूंगा कि ये जो हो रहा है, आप एक पेन और पेपर लें, इसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर यूज करें, और आप ये चेक करें कि ये वैल्यूज आपको मिल रहे हैं, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। और उसका आउटपुट हुआ एक्टिवेशन फंक्शन में डालें, और पहले लेयर के दूसरे न्यूरॉन का आउटपुट हुआ 0.25, अगर मैं राउंड अप करूँ। और फिर तीसरे न्यूरॉन, तो यहाँ अगेन इनपुट्स तो वही हैं, वेट्स हैं 0.5 0.1 और बायस है 0.1। तो 0.5 टाइम्स 0.2 प्लस 0.1 टाइम्स 0.1 प्लस 0.1 जो है 0.21। तो वो एक्टिवेशन फंक्शन में जाएगा और आपको मिलेगा 0.2069। मैंने यहाँ राउंड अप किया है। तो आपके ये पहले लेयर के आउटपुट्स मिल गए। अब टिपिकली अगर प्रैक्टिस में आप कंप्यूट कर रहे हैं एक पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क के साथ, तो एक लेयर एक साथ होगा, मेट्रिसेस का उपयोग होगा, वेक्टराइज होगा ये, और एक साथ होगा। बट हम ये विजुअलाइज कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। जब हम उसको सीरियसली इंप्लीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि वेक्टराइज कैसे किया जाता है। और फिर हम ये लास्ट न्यूरॉन पे पहुंचते हैं इस नेटवर्क का। तो यहाँ जो है तीन इनपुट है। A11 जो यहाँ का आउटपुट है, यहाँ का इनपुट हुआ, उसे हम अभी के लिए लोकली X1 बुलाते हैं, बिकॉज मैंने वो नॉमेनक्लेचर जो है वो Z के लिए यूज किया है कि Z इज W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 प्लस B। तो इसलिए ये A11 जो है यहाँ का X1 इनपुट हुआ, A12 जो यहाँ से आ रहा है X2 हुआ, और A13 जो है X3 हुआ। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर में। अब हम करेंगे 0.1 टाइम्स 0.148 प्लस 0.2 टाइम्स 0.254 प्लस 0.3 टाइम्स 0.206 प्लस द बायस 0.5। तो आपको मिलता है 0.627। उसका हाइपोबॉलिक टेंजेंट निकालें तो आपको मिलता है 0.5565। मैंने राउंड अप किया, एक्चुअली ये राउंड अप 0.56 थोड़ा और एक्यूरेट होता, but anyway। और फाइनली लॉस है। अब लॉस के लिए जैसे मैंने बोला एक लेबल की जरूरत है। तो यहाँ का आउटपुट जो है, पहले मैंने A12 होके दिखाया था, बट एक्चुअली ये नेटवर्क का आउटपुट हुआ, तो मैंने उसको वाई, जो नंबर है वाई बोल के रिप्लेस कर दिया। तो वाई हमारा प्रिडिक्शन हुआ। लेबल जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इनपुट के लिए उसका आउटपुट हुआ 0.3065। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैल्यू है। तो आप लॉस ढूंढे, अब हमें पता है एक ही डेटा पॉइंट है। तो आपका लॉस हुआ 0.3065 माइनस 0.5565 होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है 0.25, तो 0.25 स्क्वायर है 0.0625। अगला हम क्या करेंगे, बैक प्रोपोगेट करेंगे। अब लॉस का विद रिस्पेक्ट टू लॉस डेरिवेटिव तो वन ही, हमने वो ऑलरेडी देखा है। इस फंक्शन के अक्रॉस अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो dl बाई डी वाई हैट, इसको आप करें तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स y माइनस वाई हैट टाइम्स -1। ये माइनस मैंने आगे डाल दिया। ठीक है, तो इफेक्टिवली हुआ -2 टाइम्स y माइनस वाई हैट। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आप ट्राई करके देखें, आपका डिफरेंशिएशन रिवाइज होगा। बट मैंने वो ऑर्डर एक्चुअली बता दिया आपको। तो ये क्या हुआ, -2 टाइम्स 0.3065 माइनस 0.5565, तो हुआ -2 टाइम्स -0.25 जो है 0.5। तो आपको लॉस का सेंसिटिविटी वाई हैट के विद रिस्पेक्ट टू मिल गया। अगला स्टेप क्या हुआ, आपको याद होगा एक्सप्रेशन चेन में हमने क्या किया। अब हम इस लॉस के डेरिवेटिव को पीछे प्रोपोगेट कर रहे हैं ना, बिकॉज हमें एक्चुअली चाहिए क्या, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट लेके हम क्या करेंगे, हमें चाहिए आउटपुट को तो हम डायरेक्टली बदल नहीं सकते, हम तो वेट्स और बायस को बदल सकते हैं। तो हमें चाहिए ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके वेट्स, इसके वेट्स, इसके वेट्स और इसके वेट्स, और इन सब के बायसेस।
तो हम अब यहाँ प्रॉपर ये वैल्यू को लेके यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको फर्दर बैक प्रोपोगेट करेंगे। तो अब इस नोड तक पहुंचते हैं। इस नोड में क्या हो रहा है, इस नोड में हम देख रहे हैं कि अब इसके इनपुट्स, तो जब फॉरवर्ड पास होता है वहां पे नोड में हम ये इनपुट स्टोर कर देते हैं। तो हमें पता है कि ये इनपुट्स जो है x1 x2 x3 है, a11 a12 a13 वो वैल्यूज हैं। हमारे पास उसका आउटपुट भी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने वो रिवाइज किया था कि जो टैनेज एक्टिवेशन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो हमने वो आउटपुट वैल्यू भी सेव करके रखा है। इसका आउटपुट है वाई हैट जो है A21 राइट, दूसरा लेयर पहला न्यूरॉन उसका आउटपुट। तो हमारे पास वो वैल्यू भी है, वेट्स भी हैं, हमें ये डेरिवेटिव चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, इसके 3 वेट और एक बायस है। तो 4 पैरामीटर हुए, तो इन चारों के डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द, मतलब लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वो 4 पैरामीटर्स। और फिर हमें क्या, यहाँ के वेट्स और बायस के विथ रिस्पेक्ट टू भी चाहिए, उसका सेंसिटिविटी भी चाहिए। तो ये इनपुट्स जो हैं, जो इस लेयर के हैं, जो यहाँ के आउटपुट्स है, वहां उसके थ्रू वही एक कनेक्शन है, तो उसके थ्रू हमें बैक प्रोपोगेट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A11 A12 और A13। ठीक है। तो अब हम ये क्विकली रिवाइज करते हैं कि अगर एक ऐसा न्यूरॉन है जो टैनेज न्यूरॉन है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ 1 - a² टाइम्स वो एक्स का करस्पॉन्डिंग वेट है वो वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू द वेट है वो जो करस्पॉन्डिंग एक्स है उसका विद प्रोडक्ट विद 1 - a², और उस न्यूरॉन के बायस का हुआ 1 - a²। ठीक है, तो हम ये यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हमें चाहिए dou L/dou A11। तो ये तो हमें मिल चुका, तो वो है dou L/dou y hat टाइम्स dou y hat/dou A11 राइट। ये हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। तो ये लोकल जो डेरिवेटिव है हम ढूंढेंगे, dou y hat/dou A11। अब dou L/dou y hat तो हमारे पास है आउटपुट, ये लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये जो है हमने ढूंढा है कि ए जो है इसका इनपुट हुआ ना, तो ए के विद रिस्पेक्ट टू चाहिए, तो उसका करस्पॉन्डिंग वेट टाइम्स 1 - आउटपुट स्क्वायर। तो ये लोकली 1 - ए जो है, ये लोकल ये न्यूरॉन का आउटपुट है जो हमें पता है A21 है 0.5565 है। तो 0.5 टाइम्स 1 - 0.5565 टाइम्स वो जो करस्पॉन्डिंग वेट है। अब ये पहला A11 है तो वेट ये है W211 जो है 0.1। तो आपको मिल जाता है 0.5 टाइम्स 1 - 0.5565 टाइम्स 0.1 विच इज 0.0345। अब बाकी दोनों इनपुट्स हैं उसके लिए भी ऐसे ही ढूंढ सकते हैं आप। तो ये वाला इनपुट है तो क्या करेंगे, यही वाला एक्सप्रेशन होगा, बट अब dou L/dou A12 होगा, यहाँ dou y hat/dou A12 होगा। ये तो हमारा ऑलरेडी फिक्स्ड है 0.5। 1 - a² उसी न्यूरॉन का है तो वो भी नहीं बदलेगा, बस ये बदलेगा कि अब ये A12 है तो ये W21 है ना, क्योंकि ये सेकेंड न्यूरॉन जो है उसका कनेक्शन है, तो ये W21 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक्चुअली इंटू 0.2 होगा, तो एक्चुअली इसका डबल होगा, पॉइंट यू नो 68969 इनफैक्ट होगा। ठीक है, ओके। तो अब तीसरे का भी वही है। अब वेट का अगर हमें वो वेट का जो सेंसिटिविटी टर्म चाहिए वो क्या होगा, well dou L by let's take तो पहला वेट पैरामीटर dou L/dou W सेकेंड लेयर 1 1। तो इसका जो 1 1 वेट है उसका, ये जो वेट यहाँ मल्टीप्लाई उसका सेंसिटिविटी चाहिए। तो अगेन चेन रूल है, तो dou L/dou y hat तो सेम है। और हमने देखा है कि विद रिस्पेक्ट टू वेट चाहिए तो इट इज 1 - आउटपुट स्क्वायर टाइम्स वो करस्पॉन्डिंग इनपुट जो इन दिस केस W11 है तो A11 है। तो वो हुआ 0.5 टाइम्स 1 - 0.5565 स्क्वायर टाइम्स A11 है 0.148, तो आपको मिलेगा 0.0513। अगेन आप ये पेपर पेन लेके कैलकुलेटर लेके कंप्यूट करके देखिए। तो सिमिलरली बाकी जो वेट्स जो है उसका भी ऐसे ही होगा कि अगर W जो है 21 के विद रिस्पेक्ट टू चाहिए, तो अगेन dou L/dou y hat टाइम्स 1 - a² टाइम्स अब ये A12, क्योंकि W21 का चाहिए तो ये कनेक्शन हुआ तो A12 आएगा। और W31 के विद रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी चाहिए तो ये A13 के साथ 1 - a² मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ ये मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। और चौथा हुआ बायस। अब ये आपको एक्चुअली काफी इजी लगेगा, dou L/dou y hat तो आप बहुत बार देख चुके हैं अभी। और हमें पता है कि बायस का सेंसिटिविटी न्यूरॉन के आउटपुट के विद रिस्पेक्ट टू क्या है,
1 माइनस ए स्क्वायर टाइम्स 1 है, तो आपको वो वैल्यू मिल गया। तो इसमें अगेन हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें ये लोकल सेंसिटिविटी पता है और वो एक न्यूरॉन के लिए ऑलरेडी हमने दिखाया है कि वो एक न्यूरॉन के लिए हम इजीली लिख सकते हैं। अब टैनियच एक्टिवेशन नहीं, सिग्मोइड है या रेल्यू है, कुछ भी है, तो भी वो लोकल वैल्यू ही हुआ। तो अगर आपको एक बार एक लोकल न्यूरॉन का डेरिवेटिव पता है तो आप फिर चेन रूल लेके यहां से बैक प्रोपोगेट करें, वो वैल्यू मिला, आप चेन रूल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको ये न्यूरॉन के सारे सेंसिटिविटीज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हैं। और ये इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये आप कोड अप कर सकते हैं काफी इजीली, बस लेयर बाय लेयर आप करें। प्रैक्टिकली लेयर बाय लेयर होता है, न्यूरॉन बाय न्यूरॉन भी करें तो अगले वाले न्यूरॉन का पता है, उसको लोकली कंप्यूट करें, उसको चेन करें, फिर प्रोपोगेट करें पीछे बैक, फिर उन न्यूरॉन्स का कंप्यूट करें इनपुट को लेके, फिर उसको फिर फर्दर बैक प्रोपोगेट करें। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम जो है बहुत इजीली इम्प्लीमेंटेबल भी है। तो हमें यहाँ मिल चुका इस न्यूरॉन के लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट 1 1, वेट 2 1, वेट 3 1, बायस, और ये तीनों इनपुट। तो अब ये जो तीनों इनपुट के हिसाब से किसके के विद रिस्पेक्ट टू हमें ये डेरिवेटिव मिला, अब उसे हम पीछे प्रोपोगेट करेंगे। तो A11 का डेरिवेटिव है तो वो यहाँ आ जाएगा, A12 का डेरिवेटिव है तो न्यूरॉन 2 में आ जाएगा, और A13 का डेरिवेटिव है वो न्यूरॉन 3 में आ जाएगा। तो अब हम न्यूरॉन 3 से स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन 3 में आप ये डेरिवेटिव्स कैसे कंप्यूट करें, मैंने वैल्यूज तो दे दी, सिंपल है। अब वेट 13 के विद रिस्पेक्ट टू चाहिए, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट 13 क्या, यहां तक हमने चेन रूल तो कर दिया है। तो अब ये होगा डेरिवेटिव ऑफ कि डो एल बाई डो W13 है, डो एल बाई डो A13 जो यहाँ का आउटपुट है, टाइम्स डो A13 जो इस न्यूरॉन का आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द न्यूरॉन। अब डो एल बाई डो A13 क्या है, 0.1035 है, टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूरॉन क्या हुआ, हमने देखा है 1 माइनस ए स्क्वायर टाइम्स टी इनपुट। तो 1 माइनस उस न्यूरॉन का आउटपुट क्या है, 0.2069, तो 1 माइनस 0.2069 स्क्वायर टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू वेट है तो W1 है तो X1 हुआ, तो टाइम्स 0.2 जो आपको मिलेगा 0.198। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू द दूसरा वेट आपको मिलेगा यही वाला एक्सप्रेशन है, बट अब आप वहां उसको 0.1 के साथ स्केल करेंगे। और बायस का हुआ तो 1 माइनस आउटपुट स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.21 स्क्वायर टाइम्स 0.1035। तो आपको काफी क्विकली ये वेट्स और बायस के विद रिस्पेक्ट टू लॉस का सेंसिटिविटी मिल गया। लॉस का सेंसिटिविटी है ये, बाय द वे, जस्ट अ रिमाइंडर। अब अगला सवाल है कि अब ये इनपुट के विद रिस्पेक्ट यहां तो हमने ढूंढा, बट पॉइंट ये है कि ये हम ऑलरेडी लेयर पहले लेयर तक पहुंच चुके हैं। इनपुट का सेंसिटिविटी लेके हम क्या करेंगे, वो तो अपना डेटा है, वो सेट है, तो वो हम बदल ही नहीं सकते, तो सेंसिटिविटी लेके क्या करेंगे। तो ये जो दो टर्म है इस पर्टिकुलर केस में, जब आप पहले लेयर तक पहुंच जाएं तो वहां कंप्यूट नहीं करेंगे। अगर इसके पीछे एक और लेयर होता ऑफ न्यूरॉन्स, उसके वेट्स और बायसेस होते तो हम ये कंप्यूट करते, बट इस पर्टिकुलर केस में हम नहीं करेंगे। तो हमको N3 तो मिल गया, अब N2 है। सेम प्रिंसिपल, आपको ये A12 का सेंसिटिविटी, तो ये है डो एल बाई डो A12 जो हमने यहाँ कंप्यूट कर दिया, तो उसको लें यहाँ का लोकल जो दो दो A12 बाई डो W12, डो A12 बाई डो W22 और डो A12 बाई डो बायस लोकली कंप्यूट करें और उसको चेन करें तो आपको ये वैल्यूज मिल गए। एंड अगेन पहला लेयर है तो हमें उसको फर्दर बैक प्रोपोगेट नहीं करना। सिमिलरली आप इस न्यूरॉन का भी कंप्यूट कर सकते हैं। अब आप अगेन टिपिकली अगर आप कंप्यूट करें तो ये पूरा लेयर एक साथ किया जाएगा बैक प्रोपोगेट, अगेन वेक्टराइज होगा वो, तो वो एक मैट्रिक्स ऑपरेशन होगा, एक झटके में हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये दो इनपुट लिए, ये 4 न्यूरॉन वाला 2 लेयर वाला अपना नेटवर्क है, हमने उसे फॉरवर्ड पास किया, हमें ये ऊपर वाले वैल्यूज मिले, हमें एक आउटपुट मिला, एक लॉस मिला। अब हमने कंप्यूट किया बैक प्रोपगेशन के थ्रू ये जो लॉस इंटरमीडिएट वैल्यूज जो हैं, तो वाई हैट के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, और ये इंटरमीडिएट आउटपुट्स जो हैं A11 A12 और उनके विद रिस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव्स कंप्यूट किए, बट एक्चुअली हमें क्या चाहिए थे वो भी हमें मिले। और वो है, और यहाँ मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर टर्म लिखा है बिकॉज यहाँ जगह नहीं है, वो एक्चुअली है डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू इस न्यूरॉन के 3 वेट्स और उसका बायस। सिमिलरली द डेरिवेटिव ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू इस न्यूरॉन के 2 वेट्स और उसका बायस।
इस न्यूरॉन के दो वेट्स और उसका बायस, और इस न्यूरॉन के दो वेट्स और उसका बायस। तो हमने वो एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड पास में इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट्स के लिए, इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वेट्स के लिए हमें वो वेट्स का और बायस का सेंसिटिविटी मिल गया विद रिस्पेक्ट टू द, यानी कि लॉस फंक्शन का सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बायस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये ऑलरेडी मिल चुका, हम उसे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को पास कर सकते हैं, या जो भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, उसे पास कर सकते हैं। और वो ग्रेडियंट्स को लेके ऑप्टिमाइजर वो वेट्स और बायसेस को अपडेट करेगा। एक बार वो अपडेट करेगा, फिर से वो इनपुट्स के लिए आप एक फॉरवर्ड पास करोगे, एक बैकवर्ड पास करोगे, और फिर से सेंसिटिविटीज ढूंढोगे, फिर से वो ऑप्टिमाइजर उसे कंप्यूट करेगा, जब तक आपका वो लॉस पूरी तरह, जितना आप कम कर सके उतना कम नहीं होता। ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है, बहुत पावरफुल है, बिकॉज अलग मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग के बाहर भी, एआई के बाहर भी काफी जगह पे डिजाइन के लिए ऑप्टिमाइजेशन यूज किए जाते हैं। वो हम ग्रेडियंट डिसेंट जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग इन एआई हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तो ये बस एक विजुअलाइजेशन था, हमने जो किया विजुअलाइजेशन, हमने नोड बाय नोड किया, हर न्यूरॉन को देख के किया। टिपिकली ऐसा होगा कि फॉरवर्ड पास में ये लेयर कंप्यूट होगा, फिर ये लेयर कंप्यूट होगा, फिर लॉस कंप्यूट होगा, फिर वापस बैक प्रोपोगेट होगा और ये लेयर आएगा, फिर ये लेयर आएगा और आपका कंप्यूट हो जाएगा एक फॉरवर्ड। तो वो लेयर के थ्रू होता है, वेक्टराइज होता है। वेक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बाद में कवर करेंगे। तो एक एक बेसिक रिव्यू, हमने स्टार्ट किया, एक एक्सप्रेशन चेन को बनाया, और हमने एक सिंपल सेट ऑफ इनपुट्स को लेके उसे फॉरवर्ड प्रोपोगेट, फॉरवर्ड पास किया, और इसे बैकवर्ड पास किया। तो एक बैक प्रोपोगेशन के थ्रू हमें ये आउटपुट का सेंसिटिविटी मिला विद रिस्पेक्ट टू द थ्री पैरामीटर्स। अब हमें पता चला कि ऐसा एक सिस्टम जो है इफेक्टिवली एक न्यूरॉन है विद अ टैन एक्टिवेशन फंक्शन। तो हम समझ गए कि इसको कैसे हमने बैक प्रोपोगेट किया। हमने अब वो न्यूरॉन्स को लेके न्यूरल नेटवर्क असेंबल किया, और उसमें एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड पास काफी डिटेल में विजुलाइज किया। तो होपफुली आपको इससे काफी काफी क्लियरली ये एक इंट्यूशन मिला होगा, एक समझ में आया होगा कि ये बैक प्रोपोगेशन होता क्या है। तो अब हम अगले लेक्चर्स में जब ये इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर एन एक्चुअल डीप लर्निंग प्रॉब्लम, जहां हम थोड़े डेटा को लेके एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे, तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि ये थियोरेटिकली कैसे चलता है। हमने एक्चुअली मैनुअली थोड़े कैलकुलेशंस भी करके दिए। अब हम उसे कोड अप करेंगे अगले लेक्चर्स में, सो दैट आपको समझ, आपको वो प्रैक्टिकली आप उसे यूज कर पाए डेटा बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो अगला लेक्चर होगा ग्रेडियंट डिसेंट, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली एक सिंगल नोड मॉडल बनाएंगे, जिसके बाद हम वो नोड उसको एक्सटेंड करेंगे टू एक्चुअली बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पाइथन में एक फुल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो होपफुली आप इस लेक्चर से आप काफी कुछ सीख गए होंगे, आपको बैक प्रोपगेशन का एक बहुत क्लियर इंसाइट मिल चुका होगा। अब स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो अगले लेक्चर को देखिए।